हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग की। एक्सपोर्ट प्राइसिंग रिफर्स टू द स्ट्रेटजी एंड मेथोडोलॉजी adopted by a company to set the price of its product or services for international market. It plays a critical role in determining the competitiveness, profitability, and sustainability of export in the global marketplace. Export pricing must balance multiple factors such as production cost, market condition, competition, exchange rate fluctuations and government regulations. अब ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग ये हमारी वो स्ट्रेटजी है जो कि हम लगाते हैं बाहर अपने प्रोडक्ट को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो हम कंपनीज हमारे मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें तो ये सीधे ये एक्सपोर्ट है, बाहर के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इसे एक्सपोर्ट प्राइसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर वन इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट एंड मार्केट डायनेमिक्स। मतलब कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सारी निकल गई, मार्केट डायनेमिक्स सब देख के फिर इस हिसाब से। फिर है मार्केट पेनिट्रेशन, प्राइस कॉम्पिटिटिवली टू एंटर एंड कैप्चर मार्केट शेयर इन इंटरनेशनल मार्केट। अब जो हमारे मार्केट पेनिट्रेशन वो इस हिसाब से प्राइस होना चाहिए कि वो मार्केट में ईजिली एंटर कर पाए और साथ में वो मार्केट शेयर भी कैप्चर करे कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो ये इसलिए भी ज़रूरी, क्योंकि अगर इतने सारे टैरिफ है, ट्रेड है, सेम प्राइसिंग है या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये सब लगता है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ ही आते हैं। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिवनेस पे कि इट अलाइन प्राइसेस विद कॉम्पिटिटर टू रिमेन वायबल इन अ टारगेट मार्केट। अब ये इसलिए भी ज़रूरी कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से उनके हमें जो प्राइसिंग है वो इस हिसाब से रखनी है कि जो हमारा टारगेट मार्केट है वो बना रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी उसी मार्केट पे टारगेट करना और हमें भी, तो वो फोकस लॉस्ट नहीं होना चाहिए। फिर है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट डायरेक्ट। फिर आते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कवर डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि प्रोडक्शन है, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंप्लायंस हो गया, इसके लिए। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, सपोर्ट लॉन्ग टर्म गोल लाइक ब्रांड पोजीशनिंग, मार्केट एक्सपेंशन एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स लॉयल्टी। अब ये स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी हमारे जो हमें फॉलो करना है वो भी एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे एक्सपोर्ट प्राइसिंग को। नंबर वन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड पैकेजिंग कॉस्ट। ये सारी आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो लगती हैं। फिर है मार्केट डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड प्रेफरेंस इन द टारगेट मार्केट। ये हमारी मार्केट डिमांड को वेरी करेगा कि कंज्यूमर की अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो हम कैसा भी प्रोडक्ट ले ले वो नहीं खरीदेगा, जहाँ लो इनकम कंट्रीज़ हैं। या फिर जो हमारा टारगेट मार्केट है कि हम सोच रहे थे यहाँ पे इतना होना चाहिए लेकिन वहाँ पे वो टारगेट मार्केट ही नहीं है, लोग शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमर, तो ये चीज़ें हैं। फिर है कंपटीशन, कंपटीशन क्या है प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर। प्राइसेस इस तरह से होने चाहिए कि जो है जो सिमिलर, क्योंकि वैसे हम जो सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो और भी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, और जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं उस डोमेस्टिक कंट्री के वो भी, तो इस तरह से हमें मल्टीपल कॉम्पिटिटर से डील करना पड़ता है। फिर है एक्सचेंज रेट, फ्लक्चुएशंस इन करेंसी वैल्यू डैट अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। जैसे एक्सचेंज रेट ये बदलता है तो जो है डॉलर और मनी का इसका, तो इससे ये होता है कि इफेक्ट पड़ता है कि इंपोर्ट चीपर हैं या एक्सपोर्ट जो है महंगे हो रहे हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट ड्यूटीज देती है या टैक्सेस में कुछ छूट है या एक्सपोर्ट के इंसेंटिव दे रही है, अलग अलग स्कीमें चला रही है ताकि इसका फ़ायदा मिल सके, तो ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, फ्राइट है, इंश्योरेंस है या हैंडलिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, क्योंकि ये सारे चार्जेस ऑब्वियस सी बात होंगे क्योंकि फ्लाइट से सामान उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्योंकि हर जगह कि शिप से भेजना संभव नहीं है। फिर आते हैं कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट स्पेसिफिक कल्चरल प्रेफरेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो ये हमारी जो कल्चरल डायनमिक्स इसके कारण भी चेंज आ सकता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
है या जैसे पाकिस्तान है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नेशन के साथ लाइक लोग वहाँ बहुत अच्छे सामान नहीं जाएंगे, प्रीमियम गुड क्यों ही जाएंगे। तो इस चीज़ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब टाइप्स क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, added a fixed markup to the production cost to determine export price suitable for market with low competition। अब cost plus pricing क्या है, जो मतलब हमारी cost है प्लस एडिशनल हमने जोड़ के फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम फायदे में रहें। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारा दाम मतलब निकल पाए, घाटे में तो ना ही रहें। और फिर इसमें है कि ये सुटेबल है वहाँ के लिए जहाँ लो कंपटीशन है। अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फिर हमें कट डाउन करना ही पड़ेगा, फिर कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। फिर है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग जो है, ये सेट प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड है, कंपटीशन हो गया या टारगेट मार्केट कंडीशन के बेसिस पे हम अपने प्राइसिंग को इसमें सेट करते हैं। फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस टू गेन मार्केट एंट्री एंड एस्टैब्लिश अ फुटहोल्ड। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब इतनी लोअर कर दो कि लोग मतलब उसे लें और वो मार्केट में सडन एंटर करे और सडन वो अपने फुट होल्ड बना ले, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में करते हैं। फिर है स्किमिंग प्राइसिंग, स्टार्ट अ हाई प्राइस फॉर इनोवेटिव और यूनिक प्रोडक्ट एंड रिड्यूस इट्स ओवर टाइम। अब स्किमिंग प्राइस का एग्जांपल है कि फ़ोन जैसे शुरू में प्राइस आता है, फिर लेटर ऑन धीरे 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 प्राइस उसका कम होता रहता है। जैसे कि चाइनीज़ फ़ोन है जो इंडिया में आके बिक रहे हैं, तो वो पहले प्राइस हाई रहता है, खूब उसका प्रमोशन ये सब होता है, फिर धीरे 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 उसका दाम कम होता है। फिर है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या, एडजस्ट प्राइसिंग बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट फैक्टर्स सच एज एक्सचेंज रेट और सीजनल डिमांड। अब जैसे कि कहीं पे होली है या फिर दिवाली, जैसे दिवाली यहाँ का बहुत अच्छा इंडिया में होता है, तो इसका चाइनीज़ अच्छे से चाइनीज़ गुड्स फ़ायदा उठा पाते हैं कि वो क्या करते हैं, वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं बहुत बल्क क्वांटिटी में दिवाली में यहाँ पे लाइक जो लाइट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं मोस्टली सब। ज़्यादातर आप देखेंगे 90% आपकी वहीं से आती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मेड इन अमेरिका लाइट्स यहाँ बिक रही हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या है, टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन टू बूस्ट सेल एंड क्लियर एक्सेस इन्वेंट्री। अब प्रमोशनल प्राइसिंग ये ज़रूरी कि लाइक हम उसमें कोई प्रमोशन दे रहे हैं ताकि प्राइस रिडक्शन है, ताकि एक तो सेल सडन इंक्रीज करे और अगर एक्सेस इन्वेंट्री में सामान है तो वो ख़राब होने से पहले बिक जाए। फिर आते हैं चैलेंजेस क्या हैं एक्सपोर्ट प्राइसिंग के। चैलेंजेस नंबर 1 इज एक्सचेंज रेट वोटैलिटी, अनप्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो हमारे एक्सचेंज लाइक जो रेट है उसमें ये चैलेंज होते हैं सडन, जैसे कि जो है ये मतलब मैं करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसका एक आ सकता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी में लाइक जहाँ फ़ायदा होना है तो वहाँ घाटा हो गया, हमने ये सोचा तो फ़ायदा होगा घाटा हो गया। फिर है रेगुलेटरी कंप्लायंस एडहरिंग टू डिफरेंट ट्रेड पॉलिसी एंड टैक्सेशन लॉज इन फॉरेन कंट्रीज। अब ये भी ज़रूरी कि अलग अलग, क्योंकि कंट्री वाइज बदलते रहते हैं, जैसे चाइना के लॉज अलग हैं और अमेरिका के अलग हैं। जहाँ पे हमारा डब्ल्यूटीओ है वहाँ पे सारे लाइक एक होता है कि स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉलो करें, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज होती हैं कि अपने लोकल जो है वो रूल्स या टैक्सेशन लॉज लगाकर मतलब वो अपने जो उनका मेन मोटो है वो पूरा कर लेती हैं। फिर है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन एक्यूरेटली अकाउंटिंग फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट। अब प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन ज़रूरी है, अगर ये इसमें भी गड़बड़ हुई तो भी ये हमारे एक्सपोर्ट प्राइसिंग मतलब सेट करने में दिक्कत करेगा। फिर है कंपटीशन फेसिंग प्राइसिंग प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल एंड लोकल कॉम्पिटिटर्स। अब हमें कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हों या लोकल कॉम्पिटिटर्स हों, तो ये एक चैलेंज है। फिर है कल्चरल सेंसिटिविटी अलाइनिंग प्राइसेस विद कल्चरल परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड अफोर्डेबिलिटी। अब जो हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी इस हिसाब से हमें अपने वैल्यू को रखना है या वहाँ पे कि लोग खरीद पाएँ। अब जैसे पाकिस्तान जैसे नेशन है, तो वहाँ पे वही चीज़ जो है बहुत सस्ते में देंगे तो ही लोग खरीद पाएँगे, वरना वो अगर जैसे इंडिया के रेट में तो प्रोबेबली वो नहीं खरीदेंगे। फिर अगर उसी चीज़ को हम जैसे जापान में अपने प्रोडक्ट को लाइक सेल करते हैं तो वहाँ पे लाइक लोगों के पास पैसा बहुत है, वो आसानी से ले लेंगे। और फिर इसके बाद आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है एक्सपोर्ट प्राइसिंग के। एन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एम टू प्राइस शर्ट फॉर द यूरोपियन मार्केट। अब हमारा इसमें हम देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, वो क्या करेगा, उसने लाइक शर्ट बनाई कहाँ, यूरोपियन मार्केट को मतलब वहाँ सेल करने के लिए। अब वो क्या उसका कॉस्ट ब्रेकडाउन कैसे होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट पर शर्ट। अब उसने अपनी अच्छी क्वालिटी की बनाई तो उसमें 500 रुपये चले गए। फिर है उसने फ्राइट एंड इंश्योरेंस, मतलब कि जो इंश्योरेंस करवाया प्लस जो है वो जो खर्च है मतलब कि जो ट्रैवलिंग या जो जहाज़ का खर्च होगा उसके 100 रुपये उसमें लग गए। फिर इम्पोर्ट एंड ड्यूटी। अब इम्पोर्ट
जो है ड्यूटी यूरोप में, जैसे यूरोप के अंदर गया तो 50 रुपये वहाँ के सरकार ने लगा दिए हैं। तो ये कुल कॉस्ट हो गई हमारे 500, 600, 650। तो टोटल कॉस्ट मतलब है कि सामान वहाँ एंटर कर गया। ये हो गई एक्सपोर्ट, मतलब ये कॉस्ट ब्रेकडाउन है। फिर इसके बाद ये मतलब अब वो हमारा ये कॉस्ट है। फिर एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेशन। अब इसमें हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें कि हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है कि हम 20% प्रॉफिट कमाएंगे। फिर है एक्सपोर्ट प्राइस, क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लाइक वहाँ उतनी 50 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी, तो यहाँ पे हमारी हमने वो कॉस्ट जोड़ ली यहाँ 650 रुपये। यहाँ पे भी मतलब जोड़ी है, बेची नहीं है, जोड़ ली। इसके बाद है इस पर 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा दिया, तो ये हो गया 780 रुपये। द एक्सपोर्टर में एडजस्ट द प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन टारगेट मार्केट डिमांड। अब क्या हमारा एक्सपोर्टर जो करेगा, ये लाइक अगर 780 है या फिर मान के चलिए 800 रुपये में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, फिर वहाँ पे वो डिस्काउंट दे देगा, तो फिर थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा। या चलो कम करते करते कि 20 रुपीज़ फ्लैट ऑफ दे रहे हैं, तो 780 में बिक गया हमारा, जहाँ और 800 की शर्ट बिक रही है तो उतने में बिक गया। तो ये चीज़ इस तरह से है लाइक। अब वहाँ पे लाइक ये है कि 780 वहाँ बहुत कम है यूरोपियन मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइक 1000 से नीचे शर्ट नहीं बिक रही है। 1000 है, 2000 है, 2500 की एक शर्ट है। तो ये हमारे यहाँ की ऑब्वियस सी बात है, ये सामान 780 का, अगर हम लाइक ये 1000 में बेचेंगे तो ईजिली बिकेगा वो, कि लाइक हमें ईजिली तुरंत ऑर्डर मिल जाएंगे। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन फाइनेंशियल आउटकम्स फ्रॉम इंटरनेशनल सेल्स। अब क्या है कि एक तरह का ये जो है डिटरमाइन करता है कि फाइनेंशियल आउटकम क्या है फ्रॉम इंटरनेशनल सेल जो हमारी होगी। फिर रेवेन्यू लाइक एक देगा, प्रॉफिटेबिलिटी देगा। फिर मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस हेल्प इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ग्लोबल मार्केट, और हमारे ग्लोबल मार्केट में एक तरह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ाने का काम करता है। फिर आते हैं सस्टेनेबिलिटी, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट रिकवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये एक तरह का है कि कॉस्ट, जैसे हम हमारे और भी खर्चे होते, तो एक तरह से कॉस्ट रिकवर कर रहा है और दूसरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहा है। फिर ब्रांड परसेप्शन, प्राइसिंग रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू। अब ये दाम है, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके लाइक उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि जैसे बहुत चीज़ सस्ती तो है लेकिन वो बहुत बेकार भी होती हैं, मतलब हर चीज़ में टेस्ट वेस्ट तो पास कर रहे हैं लेकिन वो मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करती हैं। जैसे कि हमारे जापानीज़ गुड और चाइनीज़ गुड्स के साथ होता है कि जो जापानीज़ गुड इम्पोर्ट हो रहे हैं वो चीज़ आप देखेंगे उनकी लॉन्गर लाइफ बहुत अच्छा चलता है, और जो इवन जो चाइनीज़ गुड है वो लाइक उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, वो जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं। सस्ते हैं लेकिन ख़राब हो जाते हैं। जापानीज़ गुड वहीं पे थोड़े से मतलब महंगे हैं चाइनीज़ गुड्स के कंपैरिजन में, लेकिन वो बहुत ही सही है, मतलब उनकी वर्किंग है, उनकी शेल्फ मतलब जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत परफेक्ट है। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।